हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू योर ओवन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपोर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सिलेक्ट किया है। तो अगर आपके 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिवअवे भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिवअवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो स्टूडेंट, अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपये पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट का सिर्फ 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स उनको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है आपको गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आप नोट्स नहीं लेने चाहते हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर भी आपके लिए इनफ होगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि हमारा डीएससी 3 का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे क्वेश्चंस है इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चंस है इसमें ही हमने एक क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा गया है, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से या इन दोनों के रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चंस के लिए इनफ होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी जल्दी हमारे जो क्वेश्चंस है वे कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनलिज्म, डिस्कस द सॉवरेनिटी एंड नेशनलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी कि स्टूडेंट, जो राष्ट्रवाद है वो क्या है उसके अर्थ हमें बताना है, साथ ही भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के उपामिश्रित व राष्ट्रवादी उपागमों की विवेचना करनी है। तो यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, डिफाइन नेशनलिज्म, एवेल्युएट द नेशनलिस्ट एंड इंपेरियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी कि राष्ट्रवाद क्या है उसकी परिभाषा बतानी है और भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना है। तो स्टूडेंट, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमसे 2 ही चीजें पूछी गई है, फर्स्ट राष्ट्रवाद की अवधारणा और सेकंड हमारे राष्ट्रवाद के उपागम। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं
और इसके आंसर में हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे नेशनलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी कि स्टूडेंट ये जो हमारा राष्ट्रवाद है ये एक ऐसी विचारधारा है जहां पर लोगों में साझा पहचान, इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक चेतना को जन्म दिया जाता है। तो स्टूडेंट जो अगर हम बात करें तो जो हमारा राष्ट्रवाद की जो विकास की उपासना है ये हमारी औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ था। तो स्टूडेंट आप समझिएगा, सोचिए आप साल 1885, देश पर अंग्रेजों का राज है, लोग एक दूसरे से भाषा, जाति, धर्म, राज्य हर चीज में बटे हुए थे। तो कोई भारत की नाम की भावना नहीं, कोई हम एक राष्ट्र है वाली पहचान नहीं। तो लेकिन इसी दौर में एक नई चिंगारी जलती है, लोग महसूस करते हैं कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे दर्द, हमारे संघर्ष सब एक जैसे ही है। तो इस चिंगारी का नाम था हमारा राष्ट्रवाद यानी कि हमारा नेशनलिज्म है। तो स्टूडेंट जो राष्ट्रवाद है वो कहती है कि हम सब मिलकर एक राष्ट्र है, हमारा एक साझा इतिहास है और हमें राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो हमारी भावना है ये लोगों में पहचान, एकता और आत्मनिर्भर पैदा करती है। तो अगर आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद है वो लोगों को मैं से लेकर हम तक लाता है। तो स्टूडेंट आप मान लीजिएगा कि जो भारत में राष्ट्रवाद है इसके हमारे विभिन्न उपागम यानी कि विभिन्न दृष्टिकोण हैं जिनसे हम इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की परिभाषा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि जो राष्ट्रवाद है वो भावना है जिसमें कहा जाता है कि हम सब मिलकर एक राष्ट्र है, हमारा एक साझा इतिहास है और हमें राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए। तो स्टूडेंट nationalism refer to the feeling and ideology through which people identify themselves as part of nation and aspire for political freedom, self determination and national unity। यानी कि स्टूडेंट ये हमें एक साझा राष्ट्र से जोड़ते हैं और राजनीतिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय इन सभी की आकांक्षा हम रखते हैं। तो स्टूडेंट ये जो भावना है ये लोगों में पहचान, उनकी संस्कृति, उनके आत्मनिर्णय पैदा करती है। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद लोगों को मैं से हम तक लाता है। तो स्टूडेंट भारत में राष्ट्रवाद कैसे पैदा हुआ उसको भी आप समझ लीजिएगा। तो अंग्रेजों की नीतियां जैसे कि टैक्स, शोषण, अन्याय, रेलवे, टेलीग्राफ, स्टाम्प एक्ट, प्रेस एक्ट इन सब ने पूरे भारत के लोगों को एक जैसी पीड़ा महसूस करवाई। तो लोगों का एहसास होने लगा कि अगर दुख सबके समान है तो समाधान भी एक ही होना चाहिए, आजादी। तो यहीं से हमारे जो भारत में राष्ट्रवाद है उसकी शुरुआत हुई थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा राष्ट्रवाद की परिभाषा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के उपागम। तो स्टूडेंट ये हमारा जो दृष्टिकोण वाला पार्ट है ये हमारे दृष्टिकोण वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी कि जो भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ने के जो दृष्टिकोण है, जो तरीके है, जो उपागम है उनको हम देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहला आता है नेशनलिस्ट अप्रोच यानी कि राष्ट्रवादी उपागम। तो द नेशनलिस्ट अप्रोच व्यूज इंडियन नेशनलिज्म एज ए मास मूवमेंट फॉर फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। यानी कि स्टूडेंट ये जो हमारा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ एक महान संघर्ष था। और इस जो ये हमारा दृष्टिकोण था इस दृष्टिकोण में हमारे गांधी, नेहरू, तिलक, सुभाष बोस सब हीरो थे। और ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद जनता की राजनीतिक चेतना का एक नतीजा है। तो स्टूडेंट भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शोषण और दमन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ है। और ये जो उपागम है ये राष्ट्रवाद को भारतीय जनता की राजनीतिक चेतना और एकता का परिणाम मानता है। तो स्टूडेंट जब उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो जब गांधी ने नमक सत्याग्रह किया तो पूरा देश उठ खड़ा हुआ, ये था जन चेतना वाला राष्ट्रवाद। लेकिन स्टूडेंट ये जो दृष्टिकोण है इसका अगर हम मूल्यांकन करें तो इसमें हम एक चीज देखते हैं कि ये कभी कभी जाति, वर्ग, असमानता जैसी कमजोरियों को छुपा देता है। तो स्टूडेंट ये दृष्टिकोण राष्ट्रवादी संघर्ष को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन ये सामाजिक विभाजनों, जाति, वर्ग और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करके देखता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा राष्ट्रवादी उपागम। इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है वो हमारा आता है इंपेरियलिस्ट यानी कि कॉलोनियल अप्रोच यानी कि साम्राज्यवादी या फिर औपनिवेशिक उपागम। तो औपनिवेशिक उपागम हम हमारा कैसा उसको देख लेते हैं। तो द इंपेरियलिस्ट अप्रोच कंसीडर्स इंडियन नेशनलिज्म एज ए प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल यानी कि ये हमारे ब्रिटिश शासन की एक देन है। तो स्टूडेंट जो
साम्राज्यवादी उपागम है वो कहता है कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है ये हमारे ब्रिटिश शासन की देन है। तो स्टूडेंट इट आर दैट मॉडर्न एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रेलवेज एंड कम्युनिकेशन इंट्रोडक्टेड बाय द ब्रिटिश लेड द फाउंडेशन ऑफ नेशनलिज्म। यानी कि स्टूडेंट राष्ट्रवाद तो हमने दिया, हमने रेलवे दी, शिक्षा दी, तभी तुम संगठित हुए, ये हमारे ब्रिटिश कहते हैं। यानी कि उनके अनुसार जो आधुनिक शिक्षा, जो प्रशासन, जो रेलवे, जो संचार, जो कानून, ये सब राष्ट्रवाद ने पैदा किया। तो स्टूडेंट ये जो दृष्टिकोण है ये हमारा राष्ट्र आंदोलनों को सीमित और अभिजात्य प्रतिक्रियात्मकता को बताता है। साथ ही अगर हम इसका एवेल्युएशन या मूल्यांकन करें तो ये जो उपागम है ये भारतीय जनता की सक्रिय भूमिका को नजरअंदाज करता है और औपनिवेशिक शासन को अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से सकारात्मक दिखाता है। तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट ये जो हमारा उपागम है ये भारत की जनता की असली भूमिका को इग्नोर कर देता है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। मान लीजिएगा दो बच्चे हैं, एक कहता है मैं इसलिए जीता हूं क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे खिलाया, और दूसरा कहता है कि मैं इसलिए जीता हूं क्योंकि मैंने मेहनत करी। तो राष्ट्रवाद की बहस भी यही है कि क्या हमने किया या अंग्रेजों ने करवाया। तो स्टूडेंट यही था हमारा साम्राज्यवादी उपागम, जिसे हम औपनिवेशिक उपागम भी कहते हैं। तो यही थे हमारे दोनों उपागम जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे इंडियन नेशनलिज्म वाज ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डिमेंशनल फोनोमेन। यानी कि जो हमारा जो राष्ट्रवाद है वो विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया था, और जो हमारा राष्ट्रवादी उपागम है ये भारतीय जनता की भूमिका और स्वतंत्रता संघर्ष को उजागर करता है। लेकिन यहीं पर जो हमारा इंपेरियलिस्ट अप्रोच है यानी कि जो हमारा साम्राज्यवादी उपागम है वो हमारे औपनिवेशिक संरचनाओं के प्रभाव को रेखांकित करता है। तो स्टूडेंट भारत में राष्ट्रवाद एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी। कुछ हिस्सा अंग्रेजों की नीतियों से उपजा विरोध था और दूसरा भारतीयों की एकता, संघर्ष और जागरूकता से। यानी कि ये न अंग्रेज का गिफ्ट था न सिर्फ भारतीयों का गुस्सा, ये दोनों का ही एक ऐतिहासिक टकराव था और यही भारत को आजादी तक ले गया। तो स्टूडेंट भारत में राष्ट्रवाद को समझने के लिए हमें इन सभी दृष्टिकोण का संतुलित अध्ययन आवश्यक हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, एवल्यूएट इट्स रोल एंड सिग्निफिकेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारा 1935 का भारतीय अधिनियम था उसकी विशेषता हमें बतानी है और भारतीय संविधान के विकास में इसकी क्या भूमिका और क्या महत्व रहा है इसको हमें बताना है। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया है डिस्कस द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1975। यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसमें औपनिवेशिक भारत में प्रमुख संवैधानिक विकास पर हमें चर्चा करनी है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे The Government of India Act 1935 was the most comprehensive constitutional measure introduced by the British in colonial India। यानी कि जो हमारा ये अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935, इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक मांगे और राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में इसको पारित किया गया था। तो स्टूडेंट 1930 का दशक भारत में आजादी की आग तेज है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुका है, गांधी जेल जा चुके हैं, अंग्रेजों का दबाव बढ़ रहा है। तो ब्रिटिश सरकार सोचती है कुछ देना पड़ेगा वरना राज्य जो है वो फिसल जाएगा, और इसी दबाव में वे लेकर आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि औपनिवेशिक भारत का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल दस्तावेज था। तो स्टूडेंट इस अधिनियम ने भारत में स्वशासन की दिशा में महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार किए और आगे चलकर भारतीय संविधान के निर्माण की भी नींव रखी। तो इस एक्ट का क्या मुख्य उद्देश्य था स्टूडेंट वो हम आपको बता देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को थोड़ी बहुत सत्ता देना लेकिन अंतिम कंट्रोल अपने हाथ में रखना, और जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसकी आग को भी धीमा करना इसका उद्देश्य था। यानी कि दिया भी और नहीं भी दिया दोनों में एक ही बात हो गई। तो ये हमारे भारतीय संविधान के विकास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं को लेकर। तो चलिए इनकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला आता है फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि संघीय व्यवस्था। तो द एक्ट प्रपोज ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश प्रोविजन एंड प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि स्टूडेंट इस अधिनियम में पहली बार भारत में ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय संघ की बात करी गई थी, जिसमें कि ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। तो ब्रिटिश ने सोचा आओ एक बड़ा संघ बनाते हैं जिसमें ब्रिटिश प्रोविजन और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हो, एक फेडरेशन बने। तो ट्विस्ट यही था कि रियासतों ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो जो प्रैक्टिकल फेडरलिज्म है वो कभी शुरू ही नहीं हुआ। तो यही था हमारा संघीय व्यवस्था। इसके बाद सेकंड आता हमारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि प्रांतीय स्वायत्ता। तो डीआरजी वाज एब्लिश्ड एट द प्रोविंशियल लेवल एंड द प्रोविंसेस वर गिवन ऑटोनॉमी विद रिस्पांसिबल गवर्नमेंट्स, यानी कि स्टूडेंट 1919 का जो द्वैध शासन था उसको समाप्त करके प्रांतों को प्रशासनिक और विधायक सत्ता दी गई थी। तो पहली बार प्रांतों में मिनिस्टर्स को असली पावर दी गई और 1920 के डिसार्जी वाले सिस्टम को हटाकर चीफ मिनिस्टर्स को जिम्मेदारी मिलने लगी। तो स्टूडेंट अगर आप इसका उदाहरण देंगे तो आप आज डीएम के ऑफिस में जो इलेक्टेड सरकार देखते हैं उसकी जड़ें हमारी यहीं से शुरू होती है। तो यही था हमारा प्रांतीय स्वायत्तता। इसके बाद थर्ड हमारा आता है डीआरजी एट द सेंटर, यानी कि केंद्र में द्वैध शासन। तो सब्जेक्ट एट द सेंटर वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफरेड कैटेगरीज कीपिंग रियल पावर विद द गवर्नर जनरल, यानी कि स्टूडेंट जो केंद्र में विषय था उसको आरक्षित और हस्तांतरित करके बांट दिया गया, जिससे कि जो गवर्नर जनरल था उसको शक्तिशाली रूप में देखा गया। तो राज्यों में डीआरजी हटाई लेकिन केंद्रीय स्तर पर पुनः लगा दी, मतलब कि डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नर जनरल के पास, बाकी इंडियंस को। और ये क्या हुआ, ये पावर जो थी ये फिर भी अंग्रेजों के पास ही चली गई, क्योंकि जो गवर्नर जनरल होता था वो ब्रिटिश शासन का ही होता था। फोर्थ हमारा आता है एक्सपेंशन ऑफ फ्रांची, यानी कि विस्तृत मताधिकार। तो द electorate was enlarged giving voting rights to nearly 10% of the population, यानी कि इसमें जो 10% भारतीय थे उनको मतदान करने का अधिकार दे दिया गया था। तो 10% इंडियन सब वोट दे सकते थे, हाँ सिर्फ 10%, लेकिन ये शुरुआत थी क्योंकि डेमोक्रेसी का बीज भी हमारा इससे ही पला था। फिफ्थ हमारा आता है फेडरल कोर्ट, यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना। तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट लेड द फाउंडेशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा संघीय न्यायालय था वो भी इस समय स्थापना हुई इसकी, और यही आगे चलकर हमारा सुप्रीम कोर्ट की नींव बना। तो स्टूडेंट पहली बार भारत को एक फेडरल कोर्ट मिला जो कि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट का बेस बना। सिक्स्थ हमारा आता है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि रिजर्व बैंक और लोक सेवा आयोग। तो प्रोविजन फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड पब्लिक सर्विस कमीशन वाज मेड, यानी कि इस जो हमारा ये अधिनियम था इसमें भारतीय रिजर्व बैंक और संघीय व प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई। हाँ जी, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव इसी एक्ट में 1935 में आरबीआई बना। तो आज आप जो नोट पकड़ते हैं उसकी कहानी इसी एक्ट से शुरू होती है। तो स्टूडेंट यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इन सब की सीट्स भी इसी एक्ट में बोई गई थी। तो स्टूडेंट यही थी हमारे 1900 जो ये एक्ट था हमारा 1935 का, इसका जो मैंने आपको विशेषता थी वे बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट सिंस कॉलोनियल इंडिया, यानी कि औपनिवेशिक भारत में संवैधानिक विकास को लेकर। तो द एक्ट ऑफ 1935 रिप्रेजेंटेड द कल्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया, यानी कि ये हमारे संवैधानिक विकास की चरम अवस्था को दर्शाता है और इसने प्रतिनिधि शासन की अवधारणा को मजबूत किया, यानी कि भारतीयों को प्रशासन चलाने का अनुभव मिला, साथ ही प्रांतीय स्तर पर भारतीय नेताओं को प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त हुआ। तो संवैधानिक राजनीति को राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग भी इसमें बनाया गया। तो संविधान निर्माण के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड इसको मिल गया। भारत के आधुनिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि आरबीआई, फेडरल कोर्ट, ये सभी हमारे इसी दौर में जन्मे। तो स्टूडेंट यही थे हमारे औपनिवेशिक भारत में प्रमुख संवैधानिक विकास। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो हमारा आता है रूल एंड इम्पोर्टेंस
इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के विकास में इसकी क्या भूमिका थी और क्या महत्व था। तो स्टूडेंट जो हमारा ये द फेडरल सिस्टम डिवीजन ऑफ पावर्स एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस वर लार्जली अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे संघीय ढांचा, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन है, ये सभी हमारे संविधान में जो है वे हमारे इसी अधिनियम से लिए गए हैं। और इसमें हमारा गवर्नेंस, संघीय न्यायालय, यूपीएससी जैसी संस्थाएं भारतीय संविधान में भी अपनाई गई है, यानी कि इन सब की नींव भी हमारे भारतीय अधिनियम 1935 में मिलती है। और ये जो अधिनियम है ये संविधान सभा के सदस्यों के लिए एक व्यवहारिक अनुभव का आधार भी बना। तो स्टूडेंट यही था हमारा भारतीय संविधान के विकास में भूमिका और महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट निष्कर्ष में हम लिखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज ए लैंडमार्क इन कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री थ्रू इट फेलिड इट ग्रांट कंप्लीट सेल्फ रूल, यानी कि स्टूडेंट ये जो हमारा शासन था, ये जो हमारा अधिनियम था, ये पूर्ण स्वशासन देने में असफल रहा, लेकिन इसने हमारे जो संविधान है, जो हमारा संवैधानिक प्रशासन है, उसकी एक नींव रख दी थी। तो इसीलिए जो ये हमारा एक्ट है ये भारतीय संविधान का पूर्व आगामी दस्तावेज माना जाता है, यानी कि ब्लूप्रिंट भारत का माना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 औपनिवेशिक भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रयोग था, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट था, सेल्फ रूल और प्रैक्टिकल ग्राउंड था। हालांकि ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, पर इसने सिखाया कि कैसे राज्य चलाना है और कैसे संविधान चाहिए। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया क्रिटिकली एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के प्रभाव की आलोचना करनी है। वहीं पे हमसे अथवा या और करके पूछा गया है एग्जामाइन द इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन द एनवायरनमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में पारिस्थितिकी और पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव का परीक्षण करना है। तो स्टूडेंट चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज नॉट लिमिटेड टू पॉलिटिकल डोमिनेशन, यानी कि स्टूडेंट ये जो हमारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था ये हमारा एक ऐसा शासन था जिसने भारतीय समाज, संस्कृति, शिक्षा और प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित किया। तो स्टूडेंट अंग्रेज सिर्फ हथियार और कानून लेकर भारत नहीं आए थे, वे आए थे दिमाग बदलने और जमीन हड़पने के साथ। तो उन्होंने दो बड़ी चीजें टारगेट करी। फर्स्ट हमारा शिक्षा यानी कि सोच बदलो, सेकंड हमारा इन्वायरमेंट यानी कि संसाधन निकालो। तो स्टूडेंट ये जो हमारे शिक्षा और पारिस्थितिकी थे ये दोनों ही क्षेत्र में औपनिवेशिक हस्तक्षेप का जो उद्देश्य था वो भारतीय समाज को नियंत्रित और साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति करना था। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में अगर हम सबसे पहले बात करें इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यानी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा नीति के प्रभाव को लेकर। तो स्टूडेंट सबसे पहला हम इसमें देखें इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, यानी कि पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत। तो स्टूडेंट मैकाले मिनट्स in 1835 promoted English education to create a class of Indians loyal to British value and administration, यानी कि स्टूडेंट आप सोचिए साल 1835 जो लॉर्ड मैकाले थे उनकी एक मिनट आती है जिसमें लिखा होता है हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो कि खून से भारतीय हो लेकिन सोच से इंग्लिश हो। तो स्टूडेंट उन्होंने भारतीयों का वर्ग तैयार करना था जो कि अंग्रेजी सोच और प्रशासन में सहायक हो। तो यही कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी की एक शुरुआत थी। इसके बाद सेकंड हमारा आता है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न कॉन्शियस, यानी कि आधुनिक चेतना का विकास। तो वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस आइडियाज ऑफ रैशनैलिटी, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड साइंटिफिक थिंकिंग। तो स्टूडेंट जो हमारा पश्चिमी शिक्षा था तो इसमें तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों को जन्म दिया, जिससे कि जो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन है उनको भी बौद्धिक आधार प्राप्त हुआ। यानी कि जो हमारा पश्चिमी शिक्षा था यही हमारे राष्ट्रीय
राष्ट्रवादी आंदोलन का एक नींव थी, एक आधार था। इसके बाद थर्ड हमारा आता है निग्लेक्ट ऑफ इंडिजिनियस सिस्टम, यानी कि परंपरागत शिक्षा की उपेक्षा। तो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक गुरुकुल्स एंड मद्रास वर मार्जिनाइज वीकनिंग इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम, यानी कि जो गुरुकुल मदरसा जो हमारे परंपरागत शिक्षा के संस्थान थे उनको हाशिए पर लगा दिया गया, जिससे कि जो सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता है वो भी कमजोर होने लगी। इसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है वो आता है इलाइट ओरिएंटेड नेचर, यानी कि सीमित और अभिजात्य चरित्र। तो एक्सेस टू एजुकेशन रिमेन लिमिटेड टू अर्बन एंड अपर क्लासेस रीइंफोर्सिंग सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि जो शिक्षा का लाभ था वो केवल शहरी और उच्च वर्गों तक ही था। जो सामाजिक असमानताएं थी, यानी कि जो हमारे नीच वर्गीय जो नीच जाति के लोग होते थे उनके लिए शिक्षा का लाभ नहीं था। तो इससे हमारा जो असामाजिक जो हमारी सामाजिक असमानताएं है वे भी हमारी बनने लगी। तो स्टूडेंट यही थे हमारे ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा नीति के प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इकोलॉजी इन इंडिया, यानी कि औपनिवेशिक शासन और भारतीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव को लेकर। तो स्टूडेंट अंग्रेजों ने कानून बनाया जंगल सरकार की संपत्ति, क्यों? क्योंकि उन्हें रेलवे के लिए लकड़ी चाहिए थी, जहाज चाहिए और चाय बागान चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कॉमर्शियल एक्सप्लोनेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वनों का व्यावसायिक उपयोग। तो स्टूडेंट फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड स्टेट प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंडली यूज फॉर रेलवेज, शिप बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि स्टूडेंट जो जंगल थे जो वन थे उनको प्रॉफिट के लिए रखा गया, लाखों पेड़ काटे गए और साथ ही ट्रेडिशनल कम्युनिटीज बेदखल हो गई। एग्जाम्पल के लिए रेलवे स्लीपर्स के लिए टीक और सैल की बड़ी बड़ी कटाई की गई। तो स्टूडेंट यही था वनों का व्यावसायिक उपयोग। इसके बाद थर्ड सेकंड हमारा आता है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का व्यवसायीकरण को लेकर। तो स्टूडेंट एम्फेसिस ऑन कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो, टी एंड कॉफी रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी एंड सोइल फर्टिलिटी, यानी कि जो हमारी महंगी महंगी जो नकदी फसलें होती थी जैसे कि नील, कॉफी, चाय, इन सभी को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि जो जैव विविधता और मिट्टी की उर्वरता थी वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होने लगी। तो उन्हें फूड नहीं, उन्हें प्रॉफिट चाहिए था। इंडिगो, टी, कॉफी, जूट, किसानों को जबरदस्ती कॉमर्शियल क्रॉप्स कराया गया। फूड शॉर्टेज, फैमिनी और सोल लॉस इससे हमारे होने लगे। थर्ड हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, यानी कि स्थानीय समुदायों का विस्थापन। तो ट्रिबल एंड फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल राइट्स एंड लाइवलीहुड्स, यानी कि जो हमारे आदिवासी और वनवासी समुदाय थे उनके पारंपरिक अधिकारों को छीन लिया गया। फॉरेस्ट लॉज ने ट्रिबल लैंड छीना, हंटिंग, ग्रेजिंग, शिफ्टिंग कल्चर पर रोक लगाई गई, कल्चर और एक्सटेंसिव दोनों पर ही हमला हुआ। तो ये सिर्फ एक आर्थिक प्रहार नहीं था बल्कि आइडेंटिटी पर भी अटैक था। तो यही था हमारा स्थानीय समुदायों का विस्थापन। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरण असंतुलन। तो डिफोरेस्टेशन, एक्सेस इरिगेशन एंड मोनोकल्चर डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि जो हमारा जल संसाधन था, यानी कि मोनोक्रॉपिंग, सॉइल इरोशन, वाटर डिप्लेशन, फूड फैमिनेस, ये सभी बढ़ने लगे। तो नेचर जवाब देने लगा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। तो जो पारिस्थितिक संतुलन था वो भी इससे बिगड़ने लगा। तो स्टूडेंट यही था हमारा औपनिवेशिक शासन और भारतीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव। इसका बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा क्राइटिकल एनालिसिस आता है, यानी कि आलोचनात्मक विश्लेषण आता है। तो विल कॉलोनियल एजुकेशन कंट्रीब्यूटेड टू इन्फ्लेक्टिव अवेकिंग, इट ऑल्सो फंक्शन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल, यानी कि स्टूडेंट ये जो हमारा औपनिवेशिक शिक्षा था उसने आधुनिक विचारों को तो जन्म दिया ही, साथ ही उन्होंने औपनिवेशिक नियंत्रण का उपकरण भी इसको माना था। तो ब्रिटिश नीतियां मॉडर्नाइजेशन का मुखौटा थी, असल में इकोनॉमिक एक्सप्लोनेशन का। तो उन्होंने एजुकेशन देकर सोच बदली, पर सोच को कॉलोनियल पर्पस में ढाला। इसी तरीके से उन्होंने रेलवे इंडस्ट्री बनाए पर इन्वायरमेंट को लूटा, और इसी तरीके से ये मॉडर्नाइजेशन नहीं थे बल्कि ये कॉमर्शलाइजेशन डिस्ट्रक्शन थे, यानी कि इन दोनों ही क्षेत्रों में जो नीतियां थी वे भारतीय समाज और प्रकृति की आवश्यकताओं के बजाय साम्राज्य हितों पर केंद्रित थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक आलोचनात्मक विश्लेषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो निष्कर्ष या कंक्लूजन में हम देखेंगे British colonial policies left a lasting impact on education and ecology in India, यानी कि जो हमारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था इसने हमारे शिक्षा और परिस्थिति दोनों पर ही प्रभाव डाले।
तो जो शिक्षा था उसने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया और लेकिन असंतुलन पैदा किया, सांस्कृतिक असंतुलन। लेकिन जो हमारा पारिस्थितिकी था उसने हमारे पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक विस्थापन को बढ़ावा दिया। तो स्टूडेंट कॉलोनियल रूल ने दिमाग को बदला, संस्कृति को हिलाया, प्रकृति को लूटा और समाज को बांटा। पर इरोनियल बात यही है कि यही जो शिक्षा है ये स्वतंत्रता आंदोलन का हथियार बनी, यानी कि ब्रिटिश लाइट डोमिनेशन, लेकिन भारत ने उसे रिवोल्यूशन निकाल दिया। तो स्टूडेंट उनकी आधुनिकता की नींव रखी पर साथ ही गहरे सामाजिक और पर्यावरणीय संकट भी इससे उत्पन्न हुए। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, डू यू थिंक दैट द socio-religion reforms of the 19th century contributed to the development of the Indian national movement, evaluate the major contribution of the Brahmo Samaj and Arya Samaj to socio-religious reforms in India। यानी कि हमसे पूछा गया है कि 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधारों ने भारतीय राष्ट्र आंदोलन के विकास में योगदान दिया या नहीं, और साथ ही जो हमारे सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए उनमें ब्रह्म समाज और आर्य समाज के योगदान के बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया है, डू यू थिंक दैट द सोशल एंड रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट्स लीड टू ए रिनाइसेशन इन इंडिया? कमेंट। यानी कि क्या आप सोचते हैं कि जो हमारा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन थे उनके कारण भारत में पुनर्जागरण स्थापित हुआ? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं, और इसके आंसर में भी हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, द सोशल एंड रिलीजन रिफॉर्म्स मूवमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी इमर्जिड एज ए रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल रूल। यानी कि स्टूडेंट जब हमारा 19वीं शताब्दी में धार्मिक और सुधार आंदोलन हुए तो इससे जो हमारे समाज था, जो भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियां थी, इनकी प्रतिक्रिया के रूप में ये उभरे थे। तो स्टूडेंट ये जो आंदोलन थे इनका उद्देश्य था समाज की जो कुरीतियां, जो अंधविश्वास, जो सामाजिक अन्याय था उनको खत्म कराना। और ये जो सुधार थे न केवल भारतीय समाज में पुनर्जागरण की प्रक्रिया की गति थे, बल्कि ये हमारे राष्ट्र आंदोलन के वैचारिक और सामाजिक आधार भी थे। तो स्टूडेंट 19वीं सदी भारत अंधविश्वास, सती, बाल विवाह, जाति व्यवस्था, छुआछूत और कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। तो उधर अंग्रेज शोषण कर रहे थे, उधर समाज अंदर से सड़ रहा था। तो अगर समाज ही टूटा हुआ हो तो आजादी की लड़ाई कैसे जीती जाती? तो यही मौका था सुधार का, और यहीं से जन्म हुआ हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे रोल ऑफ सोशल रिलीजन रिफॉर्म्स इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट, यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और भारतीय राष्ट्र आंदोलन। तो इसमें हम देखेंगे सोशल एंड रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट्स जनरेटेड ए सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कलेक्टिव कॉन्शियस अमंग इंडियंस। यानी कि जो ये आंदोलन थे हमारे, इन्होंने भारतीय समाज में आत्म चेतना और आत्मसम्मान को बढ़ाया। तो लोगों में आत्मसम्मान बढ़ाया, साथ ही इन्होंने समानता, स्वतंत्रता और मानव गरिमा जैसे मूल्यों को बढ़ाया। यानी कि समाज में बराबरी और न्याय की मांग इन्होंने उठाई। तो जाति भेद, सती प्रथा, बाल विवाह और अंधविश्वासों के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया। जो हमारा मॉडर्न थिंकिंग, रेशनलिज्म, साइंस है, उसका प्रवेश इस समय पर होने लगा था, और पश्चिमी उदारवादी विचारों और भारतीय परंपराओं के समन्वय ने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। तो लोगों ने सोचा अगर समाज बदल सकता है तो सत्ता क्यों नहीं? तो यही से सोच, यही जो सोच थी, यही आगे चलकर बनी हमारी राष्ट्रीय चेतना। तो इसी प्रकार से ये जो आंदोलन थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अनुकूल सामाजिक वातावरण तैयार किया। तो यही था हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय योगदान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रह्म समाज, यानी कि ब्रह्म समाज का जो योगदान है उसको हम देख लेते हैं। तो फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय, द ब्रह्म समाज प्ले ए पायनियरिंग रोल इन सोशल एंड रिलीजन रिफॉर्म्स। यानी कि ये जो हमारा ब्रह्म समाज की संस्थापक थे ये हमारे राजा राम मोहन रॉय थे। जैसा कि आप देख भी सकते हैं ये हमारे राजा राम मोहन राय जी थे। तो इन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए ये इस समाज की स्थापना करी थी। तो स्टूडेंट स्थापना इसकी राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में करी थी। और इसके मुख्य योगदान क्या है? मुख्य योगदान में अगर हम बात करें सबसे पहले आता है हमारा एडवोकेसी ऑफ मोनोथीज्म एंड नेशनल रिलीजन, यानी कि एकश्वरवाद और तर्क संगत धर्म की स्थापना। तो धार्मिक किताबों के साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन, साथ ही ब्लाइंड फेथ को चैलेंज, ये मॉडर्न नेशनलिज्म की फिलोसफिकल फाउंडेशन थे। सेकंड इसमें अगर हम बात करें
सती प्रथा के उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। तो एक महिला जिंदा जल रही है और समाज चुप था, तो राजा राममोहन राय इस क्रूरता के खिलाफ खड़े हुए, अंग्रेज सरकार को मजबूर किया और 1829 में सती बैन कर दिया गया। तो इसने लोगों में पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि हम बदलाव भी ला सकते हैं। इसके बाद थर्ड हमारा आता है प्रमोशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड सोशल इक्वालिटी, यानी कि इन्होंने विधवा विवाह को लेजिटिमाइज किया और लड़कियों के स्कूल खोले। तो उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को सोशल एम्पावरमेंट का, साथ ही सोशल एम्पावरमेंट को नेशनल एम्पावरमेंट का। तो यही था हमारा स्त्री और सामाजिक समानता पर बल। इसके बाद फोर्थ हमारा जो आता है वो आता है आधुनिक और उदार सोच के माध्यम से राष्ट्र चेतना का विकास, यानी कि स्टूडेंट उनकी जो सोच थी उसके माध्यम से ही उन्होंने राष्ट्र चेतना को बढ़ाया और जाति भेद पर हमला, इक्वालिटी की लाइन यहीं से निकली, जो कि आगे चलकर हमारे अंबेडकर गांधी की पॉलिटिक्स में बदल गई। तो स्टूडेंट ब्रह्म समाज ने भारत को दिया वैज्ञानिक दिमाग, सामाजिक साथ, धार्मिक सहिष्णुता, इक्वालिटी, और यही हमारे नेशनलिज्म का एक ऑक्सीजन थी। तो यही था हमारा ब्रह्म समाज का योगदान। इसके बाद सेकंड हमारा आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ द आर्य समाज, यानी कि आर्य समाज का योगदान। तो स्टैब्लिश बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, द आर्य समाज इम्प्रेसिस ए रिटर्न टू द प्योरिटी ऑफ द वेद्स, यानी कि स्टूडेंट जो हमारे इसकी स्थापना की गई थी वो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में गई थी, और इसका जो मंत्र था वो था वेदों की ओर लौटो, यानी कि ये जो मूवमेंट था ये बौद्धिक भी था और ये आक्रामक भी था। तो इसका मुख्य योगदान क्या था उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप एंड सुपरस्टिशन, यानी कि मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों का इन्होंने विरोध किया। तो आर्य समाज बोला कि ईश्वर निराकार है, मूर्तियां क्यों है, ये स्थापना कल्चरल रेवोल्यूशन का। सेकंड हमारा आता है सामाजिक सुधार, जैसे बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। तो स्टूडेंट उन्होंने जो बाल विवाह था उसका विरोध किया, साथ ही विधवा पुनर्विवाह का उन्होंने समर्थन किया। इसी के साथ साथ शिक्षा के प्रसार हेतु गुरुकुल और डीएवी संस्थानों की स्थापना इन्होंने करी। साथ ही इन्होंने जाति आधारित अन्याय का विरोध किया। ये दयानंद बोलते हैं कि मानव बराबर पैदा होता है, जातियां मनुष्य ने बनाई, यानी कि इक्वालिटी जो है वो नेशनल यूनिटी का एक रूप होती है। शिक्षा का विस्फोट, अगर हम डीएवी मूवमेंट देखें तो जैसे हमारे गुरुकुल सिस्टम हो गया, डीएवी स्कूल कॉलेज हो गए, ये हमारे मॉडर्न और वैदिक एजुकेशन के जो स्थान थे वे थे, और यहीं से तैयार हुए हमारे जागृत युवा नेता और फ्रीडम फाइटर्स। तो स्वदेशी स्वाभिमान और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रसार भी उन्होंने किया। तो जो हिंदू धर्म छोड़ चुके वापस लाओ, ये सिर्फ रिलीजन नहीं था बल्कि एक कल्चरल सेल्फ कॉन्फिडेंस का मूवमेंट था। तो यहाँ पर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी बना। तो यही से हमारा शुद्धि आंदोलन यानी कि स्वाभिमान का राजनीतिक रूप हमें देखने को मिला। तो स्टूडेंट यही था हमारा आर्य समाज का योगदान। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो आता है सोशल रिलीजन रिफॉर्म्स एंड इंडियन रिनाइसेंस, यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार और भारतीय पुनर्जागरण। तो दिस मूवमेंट्स लीड टू ए सोशल एंड इंटेलेक्चुअल रिनाइसेंस बाय इंडिया बाय री इंटरप्रेटिंग इंडियन ट्रेडिशंस, यानी कि इन आंदोलन के जो कारण था उस कारण से भारत में सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण शुरू हुआ। तो सबसे पहला भारतीय परंपराओं की पुनर्व्याख्या हुई, सोसाइटी स्ट्रांग हुई, तो पॉलिटिकल कोर्स भी स्ट्रांग हुआ। साथ ही आधुनिक विचारों को स्वीकार किया गया, ब्लाइंड फेथ खत्म कर दिए गए, रेशनल पॉलिटिक्स शुरू हुई, वुमेन एजुकेशन को बढ़ाया गया, सोशल पार्टिसिपेशन बढ़ी, इक्वालिटी आइडिया लाई गए जिससे कि मास पार्टिसिपेशन भी बढ़े, कल्चरल कॉन्फिडेंस बढ़ाया गया जिससे कि कॉलोनियल चैलेंज बढ़े। तो सामाजिक चेतना और सुधारवादी दृष्टिकोण का विकास भी इसमें हुआ। तो इन मोमेंट्स ने इंडिया को बताया कि हम कमजोर नहीं, हम बदल सकते हैं, और यही हमारा नेशनलिज्म बन गया। तो स्टूडेंट मूवमेंट्स इलाइट अर्बन तक सीमित थे, ये इनकी आलोचना है। तो इसमें कमी यही थी कि जो ये मूवमेंट्स थे ये इलाइट अर्बन तक सीमित थे, कुछ हिस्सों में कॉम्युनल टोन आ गया था, पर ओवरऑल इंपैक्ट हमारा नेशनल बिल्डिंग पर ही पड़ा। यानी कि ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार थे इनसे ही हमारा जो भारतीय पुनर्जागरण है उसकी स्थापना हुई। तो यही था हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार और भारतीय पुनर्जागरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द सोशल एंड रिलीजन रिफॉर्म्स मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी मेड ए सिग्निफिकेंट टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि स्टूडेंट जो हमारे ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन थे इनका राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में भी योगदान रहा। और यहाँ पर जो हमारे दो समाज है, ब्रह्म समाज और सेकंड हमारे आर्य समाज, तो इन्होंने हमारी राष्ट्रीय चेतना और आत्मगौरव को बढ़ाया, और इन्हीं की वजह से भारत में एक व्यापक सामाजिक और बौद्धिक पुनर्जागरण संभव हो चुका,
जिससे कि जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट्स है उसको एक दिशा प्रदान हुई, स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा प्रदान हुई। तो राजनीतिक लड़ाई लड़ने से पहले समाज की जंजीरें तोड़नी पड़ती है। ब्रह्मो समाज और आर्य समाज ने ये जंजीरें तोड़ी, तभी हम आजादी की आवाज गूंज जा सके। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया एग्जामाइन द पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज एंड इंपैक्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल डू यू थिंक मेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट रिवोल्यूशनरी। यानी कि जो हमारा भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अतिवादी राजनीति की नीतियां, रणनीतियां और उनके प्रभाव के बारे में हमें बताना है, और बताना है कि क्या ये जो हमारे प्रभाव थे इनकी वजह से भारतीय राष्ट्र आंदोलन क्रांतिकारी बना या नहीं बना। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है क्राइटिकली एवल्यूट द रोल ऑफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि जो हमारा ब्राह्मणवादी विरोध आंदोलन था उसकी स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही, उसके महत्व की हमें आलोचना करनी है। तो स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लिख लेते हैं, और इसके आंसर में भी हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना लिखेंगे, और प्रस्तावना में हम लिखेंगे द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज नॉट ए यूनिफॉर्म मूवमेंट बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ डाइवर्स आइडियोलॉजी एंड सोशल करंट्स। यानी कि ये हमारा कोई समांतर और एक रूप आंदोलन नहीं था फ्रीडम मूवमेंट्स, ये हमारा विभिन्न वैचारिक धाराओं और सामाजिक आंदोलन का एक मेल था। तो स्टूडेंट साल 1905 एक घटना होती है जिसने पूरे भारत को गुस्से से भर दिया। तो स्टूडेंट इसी समय पर जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसकी नींव रखी गई थी। तो यही पर हमारा जो ये जो ब्राह्मणवाद था यहाँ पर वो हमारा विरोधी आंदोलन के रूप में उभरा, जिसने कि राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा दी। और ये जो आंदोलन थे ये राजनीतिक संघर्ष तो तीव्र बना ही रहे थे, साथ ही इन्होंने भारतीय समाज में समानता, न्याय और आत्मसम्मान की भी चेतना को भी विकसित किया। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले जो बात करें वो हम करते हैं एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज को लेकर। तो अतिवादी राजनीति, इसकी नीतियां और रणनीतियां को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो अतिवादी राजनीति है वो है क्या। तो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स emerged after the partition of Bengal in 1905. Leaders like Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal rejected moderate methods। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा अतिवादी राष्ट्रवादी राजनीति जो थी उसका उदय हुआ था हमारा 1905 के बंगाल विभाजन से, बंग भंग के बाद। तो तीन लोग प्रिय नेता थे इसमें, फर्स्ट हमारे बाल गंगाधर तिलक, सेकंड लाला लाजपत राय और थर्ड हमारे विपिन चंद्र पाल। तो इन्हें कहा गया लाल बाल पाल। तो इनका जो मंत्र था वो था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा। यानी कि मांगा नहीं, उन्होंने छीनने की बात करी। तो स्टूडेंट यही थी हमारी अतिवादी राजनीति। तो चलिए इसके की पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज की बात करें तो प्रमुख नीतियां और रणनीतियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है डिमांड फॉर स्वराज एज ए बर्थ राइट। यानी कि उन्होंने स्वराज को जन्मसिद्ध अधिकार बताकर उसको मांगने की नहीं बल्कि छीनने की बात करी। सेकंड हमारा आता है बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार। यानी कि विदेशी कपड़े मत खरीदो, विदेशी माल मत लाओ, बहिष्कार किया जिससे कि जो ब्रिटिश इकोनॉमी है उसको चोट मिल सके। थर्ड हमारा आता है मास मोबिलाइजेशन एंड डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन। यानी कि जन आंदोलन और प्रत्यक्ष राजनीतिक संघर्ष पर उन्होंने बल दिया। तो स्टूडेंट उन्होंने मेटिक्स प्रोसेशन, पॉलिटिकल प्रेशर, नो कॉम्प्रीमेंशन, ये जो नरम दल थे वाली कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स थी वो नहीं थी, ये था हमारा मास मोबिलाइजेशन। तो स्टूडेंट उन्होंने स्वदेशी चीजों पर उन्होंने ध्यान दिया, अपने कपड़े, अपनी मिलें, अपने स्कूल, अपना व्यापार, यानी कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो मास लीडरशिप की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पहली बार मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स से निकलकर जनों की पॉलिटिक्स बनी। तो बाजार, कॉलेज, गांव, स्त्रियां सब इससे जुड़ने लगे थे। साथ ही इसमें संवैधानिक सुधारों के बजाय सक्रिय प्रतिरोध की बात की गई। तो यही था हमारे प्रमुख नीतियां एवं रणनीतियां।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव को लेकर। तो इंक्रीज पॉलिटिकल अवेयरनेस अमोंग द मासेस यानी कि जो जनता थी उसमें राजनीतिक जागरूकता और आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। तो स्टूडेंट लोग पहली बार एनर्जी नेशनलिज्म महसूस करते हैं। इंडियन अब प्रार्थना नहीं बल्कि प्रतिरोध बोलते हैं। तो सेकंड आता है राष्ट्रीय आंदोलन जन आधारित बना यानी कि तिलक ने गंगेश उत्सव और शिव जयंती को पब्लिक इवेंट बनाया जिससे कि जो त्योहार था वो राष्ट्रवाद का रूप ले गया और राष्ट्रीय जो आंदोलन था वो भी जन आधारित बन गया था। थर्ड आता है क्रांतिकारी संगठनों और उग्र राष्ट्रवाद को प्रेरणा मिली। तो स्टूडेंट उन्होंने क्रांतिकारी संगठनों को बूस्ट किया। अनुशीलन समिति योगांतर भगत सिंह की आइडियोलॉजी जड़े एक्सट्रीमिज्म से बढ़ी यानी कि यहाँ पर जो एक्सट्रीमिज्म था वो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट बन गया। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अतिवादी राजनीति है उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक आक्रामक साहसी और क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान कर दिया था। तो स्टूडेंट यही थे हमारे प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट्स यानी कि ब्राह्मणवादी विरोधी आंदोलन, उसकी भूमिका और उसके महत्व को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट डेवलप्ड मेनली इन साउथ इंडिया एंड महाराष्ट्र अंडर लीडर्स लाइक ज्योतिबाई फूले, पेरियार, ईवी रामास्वामी एंड नारायण गुरु। तो स्टूडेंट ये जो हमारा आंदोलन था ये दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में विकसित हुआ था और इसके प्रमुख नेता थे हमारे ज्योतिबा फूले, पेरियार, ईवी रामास्वामी और नारायण गुरु। इसका ऑब्जेक्टिव या मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहला उद्देश्य था जाति आधारित भेदभाव और ब्राह्मण प्रभुत्व का विरोध करना। सेकंड उद्देश्य था प्रमोशन ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। और थर्ड शिक्षा और प्रतिनिधित्व की मांग की बात करना यानी कि जो हमारा स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था तो स्त्रियों के लिए इन्होंने खूब सारे लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारे अधिकार ऐसे लड़े जिससे कि बहुत सारे भेदभाव, बहुत सारी असमानताओं को समाप्त किया जा सके। तो ये सभी इनका मुख्य उद्देश्य था। अब अगर हम इनके सिग्निफिकेंस या महत्व की बात करें तो सबसे पहला आता है इंट्रोड्यूस सोशल जस्टिस इनटू नेशनलिस्ट डिस्कोर्स यानी कि राष्ट्र आंदोलन को सामाजिक न्याय का आयाम मिला। साथ ही जो हमारे पिछड़े या दलित जो लोग थे उनको राजनीति में सक्रियता प्राप्त हुई। साथ ही यहाँ पर हमारा जो लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्रवाद है उसकी अवधारणा भी हमारे इससे ही ब्राह्मणवादी विरोधी आंदोलन से प्राप्त हुई। तो स्टूडेंट यही था हमारा ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का महत्व और उसके मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल आता है क्राइटिकल एवेल्युएशन यानी कि आलोचनात्मक मूल्यांकन का। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन में हम कह सकते हैं विल एक्सट्रीम पॉलिटिक्स एनर्जी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चैलेंज्ड सोशल ओप्रेसर यानी कि अतिवादी जो राजनीति था उसने राजनीतिक संघर्ष को तो तीर बनाया ही, वहीं पर जो हमारा ब्राह्मणवाद था उसने विरोधी आंदोलन ने सामाजिक संरचना को चुनौती दी। तो अतिवादी जो आंदोलन है वो कभी कभी अत्यधिक उग्र माना जाता है लेकिन जो हमारा ब्राह्मणवादी विरोधी आंदोलन है वो संकीर्ण क्षेत्रता पर आरोप लगाता है। तो ये जो दोनों ही आंदोलन है स्टूडेंट इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एकांगी न रहकर बहुआयामी बना दिया। तो यही था हमारा आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे इन कंक्लूजन एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स Revitalization the Indian freedom struggle by intensification resistance against colonial rule will the anti-Brahmin movement added a crucial social dimension by addressing inequality and caste oppression। यानी कि जो हमारा अतिवादी राजनीति था उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को क्रांतिकारी ऊर्जा प्रदान करी लेकिन जो हमारा ब्राह्मणवाद था उसने सामाजिक न्याय और समानता को नैतिक आधार बनाया। तो स्टूडेंट ये जो हमारे दोनों ही जो आंदोलन थे तो हम कह सकते हैं मॉडरेट्स ने रास्ता बनाया लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने आग जलाई। तो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को सॉफ्ट से हार्ड और रिक्वेस्ट से रिवोल्ट में बदल दिया। तो अति राष्ट्रवाद और बहिष्कार ने आजादी की लड़ाई को क्रांतिकारी बना दिया। तो ये जो आंदोलन थे दोनों ही इन्होंने ही मिलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक व्यापक और समावेशी और प्रभावशाली बना दिया था। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है व्हाट वर द रीजन फॉर द राइज ऑफ पीसेंट मूवमेंट्स इन ब्रिटिश इंडिया डिस्कस विद एग्जांपल ऑफ सम मेजर प्रेजेंट मूवमेंट्स। यानी कि जो ब्रिटिश भारत है उसमें किसान आंदोलन के उदय के क्या कारण थे और कुछ प्रमुख आंदोलन के उदाहरण सहित हमें बताना है। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया है कि द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रोवाइडेड टू बी द फर्स्ट मास मूवमेंट्स इन इंडिया फ्रीडम
स्ट्रगल एनालाइज दिस स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारा असहयोग आंदोलन है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पहला जन आंदोलन साबित हुआ। इस कथन की हमें समीक्षा करनी है या विश्लेषण करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लिख लेते हैं, और इसके आंसर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इस आंसर को लिखने से पहले मैं आपसे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपसे वीडियो के बीच में कहीं भी कोई 3 क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो भी क्वेश्चन होंगे उनका अगर आप सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देते हो तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो स्टूडेंट चलिए अब हम हमारे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलिए मैं आपसे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप सभी रेडी रहिएगा। तो स्टूडेंट जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन क्या थी। तो जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसके तहत जो हमारी सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी उस समय वो क्या थी, वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि जो हमारा चंपारण सत्याग्रह है उसका नेतृत्व किसने किया था, यानी कि उसके नेता कौन थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते को क्या कहा जाता है। तो जो हमारा 1960 में जो हमारा एक समझौता हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, उस समझौते को हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे 3 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना है। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हम आंसर लिख लेते हैं, और इसके आंसर में हम सबसे पहले छोटी सी एक प्रस्तावना लिखेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द पीजेंट्री एमर्जेड एज वन द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि ये हमारा जो समय था औपनिवेशिक शासन का, ये हमारा सबसे शोषित जो वर्ग था इसमें वो किसान वर्ग था। तो स्टूडेंट औपनिवेशिक भूमि राजस्व नीतियां, आर्थिक शोषण और प्रशासनिक दमन से जो किसान थे उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। तो स्टूडेंट आज के हम बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को कागजों और सभाओं से निकलकर सीधे जनता के हाथों में दे दिया। तो ब्रिटिश शोषण के दौरान जो सबसे ज्यादा शोषण झेलने वाला वर्ग था वो था हमारा किसान। उस पे भारी लगान, उस पे जमींदारी के मार और अंग्रेजी कानून ने किसानों को अंदर से तोड़ दिया था। तो स्टूडेंट इसी पीड़ा से जो आग उत्पन्न हुई वो हुई हमारे किसान आंदोलन की। तो किसानों में आंदोलन असंतोष हो गया जिससे कि किसान आंदोलन का उदय हुआ। तो स्टूडेंट आगे चलकर जो ये आंदोलन था इसको महात्मा गांधी उन्हें के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन एक राष्ट्रीय जन आंदोलन बन गया था। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी या मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करते हैं कोशिश ऑफ द राइज ऑफ पीसेंट मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन के उदय के कारण। तो उनके उदय के कारण में हम सबसे पहले बात करेंगे कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि औपनिवेशिक भूमि राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारी बात आती है वो आती है औपनिवेशिक भूमि राजस्व व्यवस्था। तो पार्लियामेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, रावतवारी एंड महलवारी इम्पोज हैवी टैक्स बर्डन ऑन पीसेंट्स, यानी कि स्टूडेंट आप एक तरफ किसान को देखिएगा, एक तरफ किसान की जिंदगी सोचिएगा, फसल खराब हो जाए फिर भी लगान पूरा देना पड़े, न देने पर जमीन छीन ली जाएगी। तो जो हमारे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी प्रणाली थे, तो इन नीतियों ने किसानों को कर्ज और गरीबी में झोंक दिया। ऊपर से जो हमारी सेकंड आती है वो हमारी आती है एक्सप्लोइटेशन बाय जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स, यानी कि जमींदारी शोषण। तो जो जमींदार और साहूकार होते थे इनकी मार से किसान को कोई न्याय नहीं मिलता था। तो जमींदारों और साहूकारों द्वारा मनमाना लगान, बेदखली और ऋण जल किसानों की दुर्दशा का कारण बना। थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है फोर्स कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि व्यावसायिक फसलों की मजबूरी। तो कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो एंड कॉटन लेड टू फूड शॉर्टेज एंड फैमिलीज, यानी कि स्टूडेंट जो हमारी नकदी फसल होती थी जैसे कि हमारी कपास हो गई, हमारी नील की कॉफी हो गई, तो स्टूडेंट इन सभी खेती से जो खाद्य संकट और अकाल है उसको भी बढ़ावा मिला। इसके बाद फोर्थ हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है बेस कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि औपनिवेशिक न्याय और प्रशासन। तो सबसे पहले लॉ एंड कोर्ट्स फेवर्स लैंडलॉर्ड्स
डाइनिंग जस्टिस टू पीजेंट्स, यानी कि कानून और जो प्रशासन जमींदारी के पक्ष में था, जिससे कि जो किसान है उसको न्याय नहीं मिल सका। तो उस समय जो जमींदारी व्यवस्था थी वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी, जिससे कि जो किसान की दशा थी वो बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। तो स्टूडेंट यही थे हमारे ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन के उदय के कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेजर पीसेंट्स मूवमेंट्स, यानी कि प्रमुख किसान आंदोलन उदाहरणों सहित। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है इंडिगो रिवोल्ट 1859 से 16 इन बंगाल, यानी कि जो हमारा नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 के बीच में। तो स्टूडेंट ये बंगाल में नील की जबरन खेती के विरुद्ध हुआ था। तो स्टूडेंट सबसे पहला हमारा नील विद्रोह हुआ। तो नील विद्रोह में किसानों ने कहा कि हम नील नहीं उगाएंगे, तो किसानों ने जबरन नील की खेती से इनकार कर दिया था। सेकंड हमारा आता है पाबना आंदोलन। तो पाबना आंदोलन की अगर हम बात करें, ये हमारा 1870 के दशक में हुआ था। अत्यधिक लगान के खिलाफ ये किया गया था। थर्ड हमारा आता है चंपारण सत्याग्रह 1917, नील की 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध। तो चंपारण सत्याग्रह हमारा जो 1917 में हुआ था, इसमें गांधी जी पहली बार एक किसान की पीड़ा सुनते हैं और 3 कठिया प्रथा खत्म होती है। उसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था। ये कर माफी की मांग के लिए हुआ था। तो सूखा पड़ा, फसल नष्ट हुई, फिर भी जो कर है वो मांगा गया, तो किसानों ने संगठित होकर विरोध किया। यही था हमारा खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद हमारा आया बारडोली सत्याग्रह। तो बारडोली सत्याग्रह हमारा 1928 में हुआ था, लगान वृद्धि के खिलाफ संगठित संघर्ष। तो सरदार पटेल के नेतृत्व में यह हमारा सत्याग्रह हुआ था, जिसमें किसानों ने लगान बढ़ोतरी को रोक दिया। तो जो ये आंदोलन थे स्टूडेंट, इनसे किसानों में संगठन, नेतृत्व और राजनीतिक चेतना भी विकसित हुई। तो स्टूडेंट यही थे हमारे प्रमुख किसान आंदोलन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स एट द फर्स्ट मास मूवमेंट्स, यानी कि असहयोग आंदोलन, पहला जन आंदोलन। तो स्टूडेंट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 इज रिगार्डेड as the first mass movement because। तो स्टूडेंट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 to 1920 is regarded as the first mass movement because participation of peasants, workers, student, women and middle class। तो ये हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला सच्चा जन आंदोलन इसलिए माना जाता है क्योंकि स्टूडेंट असहयोग आंदोलन था और इसमें हमारे किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, मध्यम वर्ग सब इसमें शामिल थे। तो गांधी जी ने कहा कि अगर जनता सहयोग न करे तो जो साम्राज्य है वो अपने आप ही गिर जाएगा। तो इसीलिए लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़े और साथ ही हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र था उसमें किसान आंदोलनों का राष्ट्र आंदोलनों से भी जुड़ा हुआ। तो अदालत, नौकरियों से दूरी बनाई गई, गांव गांव में राष्ट्र आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी। तो स्टूडेंट किसानों ने असहयोग आंदोलन को अपनी आर्थिक मांगों से जोड़ दिया, जिससे कि आंदोलन को जो दायरा और प्रभाव था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तो स्टूडेंट यही था हमारा असहयोग आंदोलन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक क्राइटिकल एनालिसिस या आलोचनात्मक विश्लेषण का आता है। तो आलोचनात्मक विश्लेषण में अगर हम देखें, although of the sudden withdrawal of the movement disappointed many peasants, it provided invaluable political experience to the masses। यानी कि जो हमारा ये असहयोग आंदोलन था स्टूडेंट, ये सच है कि जो 1922 में असहयोग आंदोलन था ये वापस ले लिया गया था क्योंकि इससे कई किसानों को निराशा हो गई थी। तो स्टूडेंट लेकिन सोचिए कि पहली बार जो जनता थी उनमें राजनीतिक संघर्ष का उन्होंने अनुभव किया, लोगों को लगा कि हम भी इतिहास बदल सकते हैं। तो यही हमारे असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इसमें स्वतंत्रता संग्राम को सामाजिक आधार और जनशक्ति प्रदान की गई थी। तो यही था हमारा आलोचनात्मक विश्लेषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट निष्कर्ष में हम देखेंगे कि peasant movements in British India arose due to colonial exploration and Aragon districts। यानी कि जो ये हमारा ब्रिटिश भारत था उसमें किसान आंदोलनों का जो उदय था वो औपनिवेशिक शासन के कारण हुआ था। और जो ये आंदोलन थे इसमें किसान संगठित हुए और वे राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ गए। तो किसान आंदोलन औपनिवेशिक शासन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी और असहयोग आंदोलन ने इन बिखरे हुए आंदोलन को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया था। तो इसी कारण से जो असहयोग आंदोलन है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला व्यापक और पहला जन आंदोलन सिद्ध होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन। स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है।
स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है, व्हाट वर द रीजन फॉर द राइज ऑफ पीसेंट मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, डिस्कस विद एग्जांपल फॉर सम मेजर पीसेंट मूवमेंट्स। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी राजनीति में जो उदारवादी और संविधानवादी और स्वदेशी की रणनीतियां उसके हमें मूल्यांकन करना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है कि द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रूव टू बी द फर्स्ट मास मूवमेंट्स इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। यानी कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के जन लामबंदी में गांधी की जो भूमिका है उसकी हमें चर्चा करनी है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द प्रेजेंट्री एमर्जेड एज वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। यानी कि स्टूडेंट जो भारतीय राष्ट्र आंदोलन में राष्ट्रवादी राजनीति थी वो एक विभिन्न विचारधाराएं और विभिन्न रणनीतियों के समय विकसित हुई थी। तो अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो शुरुआत में उदारवादी नेताओं से, फिर आया स्वदेशी आंदोलन से, उसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी राजनीति जन आंदोलन में बदल गई थी। तो स्टूडेंट ये जो हमारी विभिन्न रणनीतियां और गांधी की भूमिका थी, इन सभी ने मिलकर ही स्वतंत्रता संग्राम को जन आधारित बनाया था। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी का आता है, यानी कि मुख्य विवेचन का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले देखते हैं कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ पीसेंट मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि उदारवादी संविधानवादी रणनीति का मूल्यांकन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम समझेंगे। सॉरी, ये हमारा गलत खुल गया, अभी एक मिनट वेट कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारा जो रहने वाला वो रहने वाला एवोल्यूशन ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटेजी, यानी कि जो हमारा उदारवादी संविधानवादी रणनीति है उसके मूल्यांकन को लेकर। तो स्टूडेंट बिटवीन 1885 एंड 1905 नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स वाज लीड बाय लिबरल लीडर्स, यानी कि जो हमारा ये समय था ये 1885 से 1905 तक राष्ट्रवादी राजनीति पर उदारवादियों का एक प्रभाव था। तो स्टूडेंट शुरुआती दौर में दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले जो जैसे नेता थे वे मानते थे कि जो ब्रिटिश सरकार है वो न्यायप्रिय है और तर्कसंगत मांगों को वो स्वीकार कर लेगा। तो स्टूडेंट जो हमारी विभिन्न याचिकाएं, प्रस्ताव और संवाद थे उनके माध्यम से वे परिवर्तन या सुधार लाना चाहते थे। अगर हम इसका एवोल्यूशन या मूल्यांकन करें तो स्टूडेंट इस रणनीति ने राजनीतिक चेतना और संगठन की नींव रखी। तो राजनीतिक चेतना विकसित हुई, कांग्रेस की नींव पड़ी, लेकिन जो ये आंदोलन था ये हमारा केवल पढ़े लिखे लोगों तक ही था, आम जनता इसे जुड़ नहीं पाई, यानी कि जन सामान्य को व्यापक रूप से ये जोड़ नहीं सकी। तो यही था हमारा उदारवादी संविधानवादी रणनीति का मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो आता है एवोल्यूशन ऑफ स्वदेशी स्ट्रेटेजी, यानी कि स्वदेशी रणनीति का मूल्यांकन को लेकर। तो द स्वदेशी मूवमेंट एमर्ज आफ्टर द पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल इन 1905, यानी कि जब हमारा 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ जिसे हम बंग भंग भी कहते हैं, तो स्टूडेंट उसके बाद जनता को लगा कि अब सिर्फ निवेदन नहीं बल्कि प्रतिरोध भी जरूरी भी है। तो स्वतंत्रता आंदोलन जो था उसमें जो स्वदेशी आंदोलन था उसने कहा विदेशी वस्तुओं का, विदेशी सामान का बहिष्कार करो और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करो। साथ ही स्टूडेंट इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वदेशी उद्योगों को भी बढ़ावा दिया गया, जन आंदोलन और प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई की गई। इसके बाद जो अगर हम इसके एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन की बात करें तो इसने राष्ट्रवादी राजनीति को उग्र और जन आधारित बनाया, लेकिन इसमें कभी कभी कुछ संगठनात्मक अनुशासन की कमी भी हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा स्वदेशी रणनीति का मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गांधी रोल इन मास मोबाइलाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन और गांधी की भूमिका। अगर हम इसमें बात करें तो द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च इन 1930 मार्क ए न्यू फेस ऑफ मास मोबाइलाइजेशन, यानी कि ये हमारा जन अलामबंदी का एक चरम रूप था और इसको 1930 में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया था। इसमें गांधी की क्या भूमिका थी, रोल ऑफ गांधी क्या था? तो दांडी मार्च के माध्यम से जो नमक कानून था उसको तोड़कर उन्होंने प्रतिरात्मक प्रतिरोध किया। वे अपने साथियों के साथ आश्रम से दांडी तक पैदल जाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। सेकंड आता है अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के जरिए उन्होंने जनता को जोड़ा। तो जो जनता थी उसको उन्होंने अपने सिद्धांत, जो कि उनके अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत थे, उनके जरिए ही उन्होंने जनता को जोड़ा।
इससे अलग किसानों, मजदूरों, महिलाओं और ग्रामीण जनता की भागीदारी भी हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में मिलती है और राष्ट्रवादी संघर्ष को नैतिक और सामाजिक आयाम भी प्रदान करते हैं। तो जो गांधी जी ने है वो राष्ट्रवादी आंदोलन को केवल राजनीति की नहीं बल्कि जन आंदोलन भी बना दिया था। तो स्टूडेंट समग्र मूल्यांकन में हम यही कह सकते हैं कि जहां पर हमारी जो उदारवादी रणनीति थी उसने तो वैचारिक आधार दिया और जो हमारा स्वदेशी आंदोलन था उसने संघर्ष को तीव्र किया। तो जो हमारे गांधी जी थे वे दोनों ही इन दोनों से आगे बढ़कर जो राष्ट्रवादी राजनीति है उसको व्यापक जन लामबंदी और नैतिक संघर्ष में परिवर्तित कर देते हैं। तो यही था हमारा समग्र मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं लिबरल स्वदेशी एंड गांधी स्ट्रेटेजीज वर कॉन्टेम्परेटरी स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादी, संविधानवादी, स्वदेशी और गांधी रणनीतियां ये सभी एक दूसरे के पूरक थी। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसकी जो भूमिका थी उसने राष्ट्रवादी राजनीति को गांव गांव तक पहुंचाया और जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसको एक सच्चा जन आंदोलन बना दिया। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलोनियलिज्म, क्रिटिकली एनालाइज द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, यानी कि उपनिवेशवाद क्या है उसको हमें बताना है और भारत में उपनिवेशवाद पर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की आलोचना करनी है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है कि वैल्यूड द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, डिस्कस द लिमिटेशन एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ द मार्क्सिस्ट अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज्म। तो भारत में उपनिवेशवाद के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में हमें बताना है और बताना है कि जो उपनिवेशवाद है उसको समझने में जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसकी क्या सीमाएं और क्या संभावनाएं हैं। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। इसके आंसर में हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि colonialism refer to a system which a powerful foreign country exercise political, economic and social control over। तो स्टूडेंट जो उपनिवेशवाद है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शक्तिशाली देशों ने कमजोर देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और जो ये नियंत्रण है ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी रूप में हो सकता है। तो स्टूडेंट जो भारत में उपनिवेशवाद है, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसने केवल शासन प्रणाली को ही नहीं बदला बल्कि उसने जो समाज था और जो अर्थव्यवस्था थी उसको भी प्रभावित किया था। तो इसमें हमारा जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है वो इसका एक प्रमुख दृष्टिकोण है और यही हमारे उपनिवेशवाद को मुख्यतः आर्थिक शोषण और पूंजीवादी विस्तार की प्रक्रिया के रूप में देखता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद की अवधारणा। तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा कि कॉलोनियलिज्म इज ए सिस्टम वेयर ए फॉरेन पावर डोमिनेट्स अनदर कंट्री एंड एक्सप्लॉइट इट रिसोर्सेज, लेबर एंड मार्केट्स, यानी कि स्टूडेंट ये हमारी एक ऐसी अवधारणा होती है जिसमें कि जो कोई विदेशी शक्ति होती है वो किसी देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर लेती है और उसकी जो भी संसाधन, उसकी जो श्रम होती है उसको अपने हित के लिए उपयोग करती है और इसका जो उद्देश्य होता है वो राजनीतिक प्रभुत्व के साथ साथ जो आर्थिक लाभ और पूंजी संचय होता है वो भी इसका उद्देश्य होता है। तो यही था हमारा कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में उपनिवेशवाद के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को लेकर। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इंपैक्ट की, आर्थिक प्रभाव की बात करें तो स्टूडेंट ये भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशीकरण और अविकास होता है। इसमें साथ साथ कृषि का वैश्वीकरण और किसानों का शोषण होता है और ये भारतीय धन का इंग्लैंड की ओर अपवाह, यानी कि जो हमारे ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो हमारा धन निष्कासन का सिद्धांत है जो कि हमारे दादा भाई नेहरू जी ने दिया है वो भी इसमें आता है। साथ ही इसमें भारत को कच्चे माल के उत्पादक और ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार में बदलना आता है। तो स्टूडेंट यही सभी थे हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी कि आर्थिक प्रभाव। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वह हमारे सोशल इम्पैक्ट यानी कि, तो स्टूडेंट सामाजिक प्रभाव, सोशल इम्पैक्ट यही हुआ कि वर्गीय असमानता में वृद्धि हुई, साथ ही पारंपरिक शिल्प और कारीगर वर्ग का पतन हुआ, शिक्षा, प्रशासन और कानून इनमें भी नए मध्य वर्ग का उदय होने लगा। तो सामाजिक संरचना में भी तनाव और परिवर्तन होने लगे। तो यही सभी हमारे सामाजिक प्रभाव यानी कि सोशल इम्पैक्ट थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हुआ था हमारा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, यानी कि उपनिवेशवाद पर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को लेकर। तो जो हमारे मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स थे
आरपी दत्त और डीडी कोशाम्बी एंड इरफान हबीब, तो इन सभी ने पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार उपनिवेशवाद को माना है। उनका की आर्गुमेंट या मुख्य तर्क यही है कि कॉलोनियल रूल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन डेवलपमेंट, यानी कि भारत के अविकास का जो मुख्य कारण है वो उपनिवेशवाद ही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को जानबूझकर आश्रित और पिछड़ा बनाया गया है हमारे उपनिवेशवाद की वजह से, और औपनिवेशिक राज्य शासक वर्ग और पूंजीवादी हितों का प्रतिनिधि था। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण की जो संभावनाएं हैं वे थी आर्थिक शोषण और वर्ग संघर्ष की स्पष्ट व्याख्या करना, उपनिवेशवाद और पूंजीवाद के संबंध को उजागर करना, और साथ ही राष्ट्रवादी आंदोलन के आर्थिक आधार को समझने में सहायता प्रदान करना। तो स्टूडेंट यही थी हमारे मार्क्सवादी दृष्टिकोण की संभावनाएं। इसके बाद कुछ इसकी लिमिटाइजेशन भी थी, कुछ इस अप्रोच की कुछ लिमिटाइजेशन यानी कि कुछ सीमाएं थी। तो सबसे पहली जो सीमा आती है स्टूडेंट वो आती है संस्कृति, जाति, धर्म और विचारात्मक कारकों की उपेक्षा ये करता है, और ये राष्ट्रवाद है उसको ये केवल वर्ग संघर्ष तक सीमित रखता है। इसमें औपनिवेशिक आधुनिकता के जटिल प्रभाव को कम करके भी देखा जाता है। तो यही थे हमारे मार्क्सवादी दृष्टिकोण की सीमाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आलोचनात्मक विश्लेषण यानी कि क्राइटिकल एनालिसिस का आता है। तो स्टूडेंट जो हमारा मार्क्सिस्ट अप्रोच है यह उपनिवेशवाद के आर्थिक ढांचे को समझने में उपयोगी तो है, लेकिन जो हमारा भारत जैसा विविधता वाला देश है यहाँ पर केवल आर्थिक कारक पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम है उनको भी हमारे उपनिवेशवाद की पूर्ण समझ संभव है। तो यही था हमारा आलोचनात्मक विश्लेषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं जो हमारा उपनिवेशवाद है उसने भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना को प्रभावित किया, और मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने उपनिवेशवाद को आर्थिक शोषण और पूंजीवाद के विस्तार से रूप में समझा। तो स्टूडेंट इसलिए जो भारत में उपनिवेशवाद है उसको समझने के लिए जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसके साथ साथ ये अन्य दृष्टिकोण को भी संतुलित अध्ययन इसका आवश्यक है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज एंड स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में सांप्रदायिकता के उदय और उसके प्रसार के कारक के बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया हाउ डिड कॉलोनियल पॉलिसी एंड पॉलिटिकल प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, एवेल्युएट द रोल ऑफ कम्युनलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो औपनिवेशिक नीति और राजनीतिक प्रक्रिया है इन्होंने सांप्रदायिकता को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो हमारी सांप्रदायिकता है इसकी क्या भूमिका थी। तो चलिए इसके आंसर में भी हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना लिख देते हैं। प्रस्तावना में हम लिखेंगे कम्युनलिज्म emerged as a major political and social challenges in pre-independence India, यानी कि जो हमारा सांप्रदायिकता है वो किसी विशेष धार्मिक समुदाय की पहचान और हितों को राष्ट्र से ऊपर रखना है, और यहाँ पर भारतीय समाज की जो बहुलतावादी संरचना है उसके बावजूद भी औपनिवेशिक शासन के दौरान सांप्रदायिक चेतना का विस्तार होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मेन बॉडी या मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि सांप्रदायिकता की क्या अवधारणा है। तो कम्युनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट सीक्स पॉलिटिकल एडवांटेज बाय ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी अलोंग रिलीजन लाइंस, यानी कि ये हमारी एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित करके राजनीतिक लाभ प्राप्त किया जाता है। तो इसमें राष्ट्रवाद के स्थान पर जो संकीर्ण धार्मिक पहचान है उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो यही थी हमारी सांप्रदायिकता की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज एंड स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि सांप्रदायिकता के उदय और उसके प्रसार के कारण। तो सबसे पहला इसमें हमारा आता है कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, यानी कि जो औपनिवेशिक शासन की फूट डालो और शासन करो की नीति है वो आती है। तो जो ब्रिटिश सरकार थी तो उन्होंने हिंदी मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता को कमजोर किया था। सेकंड आता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम थे, इनमें सांप्रदायिक अधिकार आधार पर जो निर्वाचन है वे कर दिए गए, जिससे कि धार्मिक पहचान को राजनीतिक रूप भी दिया गया। थर्ड हमारा आता है इकोनॉमिक एंड सोशल इनसिक्योरिटी, यानी कि जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था था उसमें सीमित अवसरों के कारण विभिन्न समुदायों में जो प्रतिस्पर्धा थी वो भी बढ़ने लगी। फोर्थ हमारा आता है ग्रोथ ऑफ कम्युनियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सामुदायिक संगठनों का उदय। तो जो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा जैसे जो संगठन थे इन्होंने भी सांप्रदायिक राजनीति को संगठित रूप से दिया। फिफ्थ आता है डिस्टोर्टेड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, यानी कि ऐतिहासिक गलत व्याख्याएं
तो औपनिवेशिक इतिहास लेखन ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को भी संघर्ष रूप पूर्ण से प्रस्तुत किया। तो स्टूडेंट यही थे हमारा सांप्रदायिकता के उदय और प्रसार के कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कॉलोनियल पॉलिसी एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस, यानी कि औपनिवेशिक नीतियों और राजनीतिक प्रक्रियाओं को लेकर। तो जो औपनिवेशिक शासन है उसने प्रतिनिधित्व, प्रशासन और राजनीति में धार्मिक आधार की वैधता दी है। यहीं पर जो संवैधानिक सुधार था उसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को संस्थागत रूप दिया, और कांग्रेस और अन्य राष्ट्रवादी जो संगठन थे उनको कमजोर करने के लिए सांप्रदायिक शक्तियों को प्रोत्साहन मिला। तो स्टूडेंट यही थे हमारा औपनिवेशिक नीतियों और राजनीतिक प्रक्रियाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रोल ऑफ कम्युनलिज्म इन द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में सांप्रदायिकता की भूमिका। तो स्टूडेंट सांप्रदायिकता ने राष्ट्रीय एकता को कमजोर किया और स्वतंत्रता आंदोलन की गति और दिशा इससे प्रभावित हुई। तो इसलिए देश का जो विभाजन है वो हमारा इसी कारण हुआ। तो कांग्रेस और गांधी जैसे जो नेता थे उन्होंने सांप्रदायिकता का विरोध किया, लेकिन जो समावेशी राष्ट्रवाद है उसको इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो यही था हमारा स्वतंत्रता संग्राम में सांप्रदायिकता की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा सांप्रदायिकता है वो हमारे औपनिवेशिक नीतियों, राजनीतिक रणनीतियों का परिणाम था, और इसने ही हमारे फ्रीडम मूवमेंट में गंभीर रूप से प्रभावित किया था और राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचाई थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो इसमें हम भारत में आदिवासी विद्रोह, लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत में आदिवासी विद्रोह। तो स्टूडेंट जो आदिवासी विद्रोह था वो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सबसे प्रारंभिक जन प्रतिरोधों में से था, और जो ये विद्रोह थे ये मुख्यतः भूमि हड़पने, वन कानूनों के खिलाफ होते थे। तो इसमें हमारे जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जैसे कि हमारा संथाल विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, जिसका जो नेतृत्व था वो बिरसा मुंडा ने किया था। और बिरसा मुंडा जैसे जो नेता थे उन्होंने ही इन आंदोलनों में आर्थिक शोषण के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक अस्मिता का प्रश्न शामिल किया था। तो आदिवासी विद्रोह ने औपनिवेशिक सत्ता की वैधता को भी चुनौती दी थी। तो यही था भारत में आदिवासी विद्रोह। इसके बाद सेकंड हमारा था लखनऊ पैक्ट। तो स्टूडेंट जो लखनऊ पैक्ट था वो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में हुआ था। और तो ये जो हमारा लखनऊ पैक्ट हुआ था ये एक ऐतिहासिक समझौता था, और इसका जो उद्देश्य था वो था हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना। तो स्टूडेंट मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन प्रणाली की मान्यता इसमें दी गई थी, और जो ये समझौता था ये राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिक सहयोग का महत्वपूर्ण प्रयास था। लेकिन बाद में ये जो व्यवस्था थी ये सांप्रदायिक राजनीति को भी बढ़ावा देने वाली सिद्ध हुई। तो यही था हमारा लखनऊ पैक्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो स्टूडेंट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना थी वो 1934 में हुई थी, और इसके प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया। और इसका जो उद्देश्य था वो था स्वतंत्रता संग्राम को समाजवादी दिशा देना। और साथ ही यहाँ पर सीएसपी ने जो हमारा कांग्रेस को सोशलिस्ट पार्टी थी इसने मजदूरों और किसानों के मुद्दों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, और इसने कांग्रेस के भीतर वामपंथी विचारधारा को भी सशक्त किया। तो यही था हमारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसके बाद जो हमारी लास्ट आती है वो हमारी नेहरू रिपोर्ट आती है। तो द नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड इन 1928 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, यानी कि स्टूडेंट ये भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप प्रस्तुत करती है, और इसमें भारत को डोमेनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। तो रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और उत्तरदायी सरकार है इन पर भी इसमें बल दिया गया था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे अस्वीकार किए जाने से जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो और ज्यादा अधिक उग्र हो गया था। तो स्टूडेंट यही था हमारा नेहरू रिपोर्ट। तो यही थे हमारे टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिए। तो स्टूडेंट ये थे हमारे कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें अच्छे से समझ लिया होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम फ्री लेक्चर। लेकिन अगर आप इनके ही नोट्स चाहते हो जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिववे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी स्टूडेंट्स बन सकते हो आप
फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सॉल्व के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिव वे के विनर्स। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।